हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू स्कूल हाई कॉमर्स क्लासेस एंड मैं हूँ श्वेता फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के चैप्टर 2 का एक टॉपिक है। सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली चैप्टर का नाम ही यही है जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है उसके बारे में बताया है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं या समझ रहे हैं उस टॉपिक को जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जब आप कोई इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं, इन दैट केस उस बिजनेस को कितने फॉर्म्स में कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी थोड़ा क्लियर तो नहीं हुआ होगा बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो यहाँ पे नॉर्मली हम बात करते हैं जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म की बात होती है तो नॉर्मली 5 टाइप के फॉर्म्स होते हैं या 5 तरीके होते हैं जिस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, सो हिंदी में अगर इस टॉपिक की बात करें जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है तो वो भी बिल्कुल भी हताश नहीं हो, क्योंकि ये टॉपिक का नाम है बिजनेस संगठन के प्रारूप। ठीक है, सो बिजनेस संगठन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली जैसा कि मैंने बताया है कि 5 टाइप्स होते हैं, उसमें से यहाँ 3 आपको दिख रहे होंगे। फर्दर 2 मैं वापस से लिख के यहाँ पे इरेज करके मुझे वापस लिखने होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक उसे समझना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोल ट्रेडर्स की। ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टाइप है। अगर हम सोल ट्रेडर की बात करें, है ना, तो सोल ट्रेडर को हिंदी सोल यानी एकल अकेला व्यक्ति एंड ट्रेडर का मतलब होता है ऑनर, स्वामी। ठीक है, मतलब एक अकेला व्यक्ति जब कोई बिजनेस को रन कर रहा है, उसका मैनेजमेंट भी वही संभाल रहा है, वही कैपिटल लगा रहा है, वही उसको पूरी तरीके से चला रहा है, इन दैट केस वो सोल ट्रेडर होता है। अब मैंने यही बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा इसी फॉर्म को हम देखते हैं बिकॉज जब आप देखेंगे अपने आसपास कई सारी शॉप्स आपने देखी होगी तो आपने ज्यादा करके क्या देखा, वहां मैक्सिमम सिचुएशन में कोई अकेला व्यक्ति होता है जो पूरी शॉप ऑफिस जो भी सर्विस सेंटर है उसे चला रहा है, उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारे मतलब जो मैनेजमेंट वगैरह उसका सारा वो ही संभाल रहा है। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं एकल स्वामित्व। ठीक है, सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज solely responsible for the providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the management of the business. Okay, so sole trader एक बिजनेस का वो टाइप है जिसमें एक पर्सन होता है जो कि solely responsible, अकेला व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबल है, सारी कैपिटल जो भी बिजनेस में कैपिटल लग रही है वो अकेले उस व्यक्ति को ही प्रोवाइड करनी है। एट द सेम टाइम फॉर बेयरिंग द रिस्क, अगर बिजनेस में जो भी रिस्क है जो लॉस है वो भी उस अकेले व्यक्ति के खाते में ही आने वाला है। मीन्स टू से अगर लॉस होता है तो उसकी भरपाई भी उस अकेले को ही करनी है ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, और जो बिजनेस का मैनेजमेंट है वो भी ऑब्वियसली उसी को संभालना है। एट द सेम टाइम जो प्रॉफिट है वो भी उसी का ही है। सो यहाँ ये प्रॉफिट जो है वो उसका फायदा भी कह सकते हैं कि भाई आप इतना मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, इतना कंट्रीब्यूशन अगर अकेले किसी बिजनेस में दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि प्रॉफिट भी सिर्फ आपका है। ठीक है, अगर हम इसकी लाइबिलिटीज की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। मींस टू से कि जब आप एज ए सोल प्रोप्राइटर वर्क कर रहे हैं, इन दैट केस अगर आपको कोई रिस्क या कोई लॉस हो जाता है, इन दैट केस जो आपकी पर्सनल जो संपत्ति है वो भी उस लॉस की भरपाई करने में जिम्मेदार होती है। मतलब वो लॉस में आपको अपना बिजनेस का जो पैसा है वो तो जाएगा ही सही, बट आपकी जो पर्सनल अगर आपका लॉस उतने में कवर अप नहीं हो पा रहा है, जो भी लॉस हुआ है वो बिजनेस का सारा मतलब जो भी थी असेट्स वगैरह सेल करके भी कवर अप नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो कि आपका घर है वहां से भी आपको पेमेंट करना होता है, उस लॉस की भरपाई करनी होती है। दैट इज व्हाई इट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, सो सोल ट्रेडर एक नॉर्मल और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला फॉर्म जिसमें एक अकेला व्यक्ति सारा मैनेजमेंट एंड बिजनेस की जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सारा काम अकेला कर रहा होता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको एक्सप्लेन ठीक से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली हिंदी में वो बताएंगे तो कहेंगे संयुक्त हिंदू परिवार। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या है, ये जॉइंट हिंदू फैमिली, बिकॉज ये ज्यादा करके या ज्यादा नहीं, ये मोस्टली ये वाला फॉर्म जो है वो इंडिया में ही देखा जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली ये इसलिए बिकॉज ये वाला जो फॉर्म है मोस्टली इंडिया में ही देखा जाता है, हिंदुस्तान में देखा जाता है, दैट इज व्हाई जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, सो जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है, व्हेन अ हिंदू जॉइंट फैमिली टेक द बिजनेस
and it comes from one generation to another generation is called a joint Hindu family. जब एक हिंदू फैमिली है जो कि एक बिजनेस को रन कर रही है और वही बिजनेस एक जनरेशन से अनदर जनरेशन दूसरी जनरेशन में आ जाता है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच फाउंड इन इंडिया. ठीक है, ये सबसे पुराना टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जो मोस्टली इंडिया में देखा जाता है. अगर देखिए हिंदू, इसमें सीधी सी बात है, जो मेन पॉइंट वो समझने वाला है, वन जनरेशन टू अनदर. अगर इसमें अगर आप इसे नॉर्मली हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो सपोज आपके दादाजी कोई बिजनेस कर रहे थे, उसके बाद उसी बिजनेस को कंटिन्यू आपके पापा ने करा और उसी बिजनेस को कंटिन्यू देन आप कर रहे हैं. तो ये जो टाइप एक ही बिजनेस पे आप नेक्स्ट हर जनरेशन आती जा रही है, देन इट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली. इसका अगर इंडिया में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो ठीक है, हम समझ पा रहे हैं जो मैन थे श्री धीरू भाई अंबानी जी, उनके बाद में जो उनके बेटे थे उन्होंने फिर उसे कंटिन्यू किया और उनके बेटे फिर उन्हें और आगे कंटिन्यू करेंगे. तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक फैमिली बिजनेस जिसे कहते हैं वही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्टनरशिप. पार्टनरशिप जिसे साझेदारी कहते हैं हिंदी में, है ना. पार्टनरशिप मतलब कोई पार्टनर है. यहाँ हम अकेले थे सोल, बट इन दिस सिचुएशन वी आर पार्टनर्स. तो कोई पार्टनर है तो इन दैट केस द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all. ठीक है, मतलब एक रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स के बीच में रिलेशन है, बट ये पर्सन्स के बीच रिलेशन मतलब कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ये बिजनेस रिलेशन से है. ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन्स है ये सभी ने थोड़ा थोड़ा कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट किया है एक बिजनेस के लिए. ठीक है, एंड हु हैव एग्रीड टू शेयर. सीधी सी बात है कि अगर सपोज 2 पर्सन्स हैं या 3 पर्सन्स हैं जिन्होंने कुछ अमाउंट में कैपिटल मिलाई और एक बिजनेस स्टार्ट किया. नाउ एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट अबाउट, किसी बात है कि कुछ कैपिटल जो पैसा सबने थोड़ा थोड़ा मिलाया है तो प्रॉफिट भी सब में थोड़ा थोड़ा बटेगा ही सही. ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम. अब यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर हम जैसे सपोज 3 पर्सन की बात करें तो 3 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो तीनों पर्सन ही हमेशा उस बिजनेस में लगे रहेंगे. अगर वो आपस में एग्री है तो 3 में से कोई 2 पर्सन जो है बिजनेस के सारी एक्टिविटीज में रह सकता है और कोई 1 या 2 मतलब इस टाइप से हो सकता है कि वो केवल प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन कर रहा है. ओके, सो इस टाइप से एक बिजनेस पार्टनरशिप रन होता है. इसे फिर शॉर्ट में एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. पार्टनरशिप जिसमें कुछ लोग मिनिमम 2 पर्सन होना जरूरी है. ठीक है, तो मिनिमम 2 पर्सन या उससे ज्यादा पर्सन मिलते हैं, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और एक पर्टिकुलर बिजनेस, सबके बीच में बिजनेस एक ही है, उस पर्टिकुलर बिजनेस को चालू करते हैं. अब वो एग्रीमेंट कर सकते हैं, ये ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है कि सभी ने थोड़ा थोड़ा अमाउंट दिया और बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड. जी हाँ, पार्टनरशिप डीड में सारा कुछ रिटर्न में होता है कि क्या कैपिटल कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा, कितना प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होगा, लॉस कैसे शेयर होगा, किसको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज होती है, उससे मैं किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि पार्टनरशिप डीड क्या है. तो पार्टनरशिप डीड एक्चुअली में बस रिटर्न में अगर ये एग्रीमेंट किया है तो पार्टनरशिप डीड में वो लोग लिख के और अपना जो बिजनेस है उसे स्टार्ट कर सकते हैं. अब जो बिजनेस है उसे वो सभी लोग मिलके एज अ मैनेजमेंट वहां का संभाल सकते हैं, वहां का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कर सकते हैं. और अगर ऐसा नहीं है तो उनमें से कुछ लोग वहां काम कर सकते हैं. ठीक है, सो डिपेंड करता है कि उन लोगों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है. ठीक है, सो दिस इज पार्टनरशिप. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति. ठीक है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ persons who join for together with the motive of welfare of the members. ठीक है, सो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है. वॉलेंट्री एसोसिएशन में जो से आप अपनी इच्छा से, अगर आपकी इच्छा है तो इस टाइप के एसोसिएशन को ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आपकी इच्छा नहीं है देन नो. ओके, ऑफ पर्सन्स हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर. ये लोग मिलते हैं, बट क्यों मिलते हैं? लोगों के मतलब अपने जो मेंबर्स हैं उनकी भलाई के लिए,
राइट मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी भलाई के लिए, ठीक है। अब इसका बहुत अच्छे से अगर एग्जांपल तो यहाँ देख सकते हैं, अमूल मैंने बताया है। मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये क्या है, क्रेडिट के लिए होती है कि एकदम कम इंटरेस्ट रेट में सब जो मेंबर्स हैं उनको जो है क्रेडिट मीन्स टू से उधार कुछ पैसा एज अ लोन मिल जाए, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, यहाँ कुछ कंज्यूमर्स का ग्रुप मिलता है, ठीक है, एक एसोसिएशन बनती है। अगर आप उसके मेंबर बनना चाहते हैं तो देन ओके, आप इस टाइप की जब एसोसिएशन, लाइक हम कंज्यूमर की बात कर रहे थे, तो जब इस टाइप की एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं, सो एज अ कंज्यूमर आपको जो प्रोडक्ट जो बहुत महंगे मार्केट में पड़ रहे हैं ये उतने में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो सोसाइटी है इस टाइप की, वो नॉर्मली ये लोग मिलके किसी प्रोडक्शन हाउस से, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस से, वहां से ये डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं किसी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को, और फिर अपने मेंबर्स में उसे बहुत कम, अब सीधी सी बात है कि जब होलसेलर्स रिटेलर्स बीच में बहुत सी चेन कम हो जाती है, डायरेक्ट इंडस्ट्री से अगर कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है तो बहुत कम रेट में मिलेगा, और उसी कम रेट में ये लोग आपस में उन प्रोडक्ट को, जो भी चीज के लिए ये कंज्यूमर इकट्ठे हुए हैं उसको आपस में बांट लेते हैं। बट किन्हें बांटते हैं, आपस में मेंबर्स को, ठीक है। तो इस टाइप की अगर मैं और फर्दर एग्जांपल दूं, जैसे मैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता रही थी, सो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स टू से जो क्रेडिट के लिए होती है, जो उधार या कुछ लोन वगैरह जो कम इंटरेस्ट रेट में, जैसे मार्केट में जो रेट चल रहा है लोन के लिए, बैंक से जो लोन मिल रहा है उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बट ऐसे में कई मेंबर्स एक साथ जुड़ जाते हैं, जो लोन है अभी मेंबर्स को नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से कम में मिलता है, ठीक है। मतलब बहुत कम मिनिमल इंटरेस्ट रेट में इन लोगों को जो कुछ अमाउंट उधार चाहिए, जो क्रेडिट चाहिए, वो मिल जाता है, ठीक है। बट वही बात आती है, अगेन मेंबर होना जरूरी है। ओके, देन मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है अमूल। सो अमूल भी एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वो कैसे, बिकॉज जो मिल्कमैन थे तो उन लोगों का किसी वजह से उन लोगों ने मिल के जो आनंद में स्पेशली ये है, तो अमूल जो इंडस्ट्री है वो आनंद से है। सो इन दैट केस क्या हुआ था कि कुछ मिल्कमैन साथ में मिले और उन लोगों ने फिर साथ में, मतलब यहाँ के जो मिल्कमैन हैं वो सब साथ में मिलके कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एज अ मेंबर ये लोग जुड़े हुए हैं जो कि मिल्क का सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, बट नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि जो अमूल है दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ मिल्कमैन कह सकते हैं। ओके, सो इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो अमूल लिख सकते हैं। फिर लास्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी, ठीक है। अगर इसके बारे में समझाएं तो आपको मतलब कितना ही समझोगे सब कुछ कम लगता है। सो फिर भी दिस इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्वियसली समझाना मेरा काम है। सो जितना अच्छे से अभी समझ पा रहे हैं सो समझिए। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्मेड for carrying out business activities and has a legal status independent of its members, ठीक है। एक कंपनी है, एक एसोसिएशन ही होती है, ये भी पर्सन्स, कुछ पर्सन्स है जो जुड़ रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं लाइक दैट। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, फॉर्मेट फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस, ये एक बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे थे, वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम दे वर वर्किंग फॉर द प्रॉफिट। बिजनेस की बात आई है तो कैरिंग आउट अ बिजनेस, तो ये प्रॉफिट बिजनेस एक्टिविटीज को चला रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, एंड हैज लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ द मेंबर। पर जो कंपनी है यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी का जो लीगल स्टेटस उसके मेंबर से अलग है। ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये जो मेंबर्स ही है एक तरीके से, बट इन मेंबर से कंपनी को अलग माना जाएगा। मतलब कि अगर सारे मेंबर भी नहीं रहे तो भी कंपनी रहेगी, ऐसा माना जाता है। वो कैसे रहेगी, बिकॉज कंपनी जो होती है वो अपना काम करती है सील के थ्रू, मतलब कि जिन लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब उसमें कंपनी की सील लगती है तो सभी मेंबर्स के सिग्नेचर हो जाए तो भी वो उतना मतलब उसको लीगली नहीं मानेंगे। बट अगर कंपनी की एक सील लग गई, इसका मतलब कंपनी ने सिग्नेचर कर दिया है, वो चीज लीगल हो जाती है, राइट। मतलब कंपनी के हिसाब से तो कंपनी एक अलग पर्सन मानेंगे, इसीलिए लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ इट मेंबर, सेपरेट एंटिटी होती है, इसके मेंबर से इसके अलग और मेंबर्स अलग होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बिजनेस को चलाने के लिए मेंबर्स का माइंड है, सब कुछ है, बट
फिर भी कंपनी जो है मेंबर से अलग मानी जाती है। ठीक है, अलग मैंने बता भी दिया है सील के थ्रू। अब यहाँ पे और यहाँ पे वही है कि मेंबर्स है, यहाँ भी मेंबर्स है, बट यहाँ पे प्रॉफिट एक्टिविटीज के लिए, जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनके लिए काम हो रहा है। मैं बहुत अच्छे से एक बार फिर से कंपनी के लिए मैं थोड़ी सी ज्यादा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यहीं पे जो है आके अटक जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये आपको 12th में भी काम में आता है एंड आपकी पूरी लाइफ में भी कंपनी क्या है ये तो वो ऑब्वियसली कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू बुक मैं बता देती हूँ, अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन having the separate legal entity, which I already said कि एक कंपनी जो है एक सेपरेट इसकी लीगल एंटिटी होती है, इसे हम आर्टिफिशियल एक पर्सन ही मान सकते हैं। मतलब एक पर्सन है जो दिख नहीं रहा है बट सारे काम कर रहा है। ठीक है, वैसे ही हम कंपनी को मान सकते हैं, उसने सील करी मतलब वो काम कर रही है। ठीक है, तो इसको एक नॉर्मली एक अलग पर्सन की तरह ही माना जाता है। सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक कंटिन्यू ये बिजनेस चलता रहता है, वो लोग गए तो उसके बजाय कोई और चलाएगा, फिर और नहीं तो और कोई चलाएगा। एंड कॉमन सील, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि कंपनी की एक अलग सेपरेट सील होती है जो कि एज ए सिग्नेचर, कंपनी का सिग्नेचर मानी जाती है। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द कंपनी एक्ट 2013। सो कंपनी के जो सारा काम है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर होता है। कंपनी मीन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, मतलब इसी एक्ट के अंडर कंपनी कॉर्पोरेटेड होती है। एंड अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, द शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी व्हाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी। ठीक है, जो यहाँ के जो शेयर होल्डर है, जिन्होंने इस कंपनी के जो शेयर इशू हुए हैं, जिन जिन लोगों ने शेयर को परचेज किया है, वो एक्चुअल ऑनर होते हैं कंपनी के। और एट द सेम टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के होते हैं, वो चीफ मैनेजमेंट मतलब सीईओ वगैरह यहाँ पे वो इस तरीके से काम करती है। ठीक है, इसके बारे में मैं जो नॉर्मली इसका एक पर्टिकुलर अलग और वीडियो बनाऊंगी, तब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल इतना ही कि कंपनी होती है जो एक बिजनेस में कई लोग मिलके एज एसोसिएशन फॉर द प्रॉफिट वर्क करते हैं। बट कंपनी की जो लीगल एंटिटी, कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है, कंपनी की एक सील होती है जिसके थ्रू वो वर्क करती है। कंपनी एक्ट 2013 के अंडर, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड होती है। ठीक है, सो दिस इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, और यही थे फॉर्म्स ऑफ ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये सारे फॉर्म्स समझ में आ गए हैं। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिन लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है या किसी भी तरीके से ये टॉपिक टफ लग रहे हैं, तो अपने सारे दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कर लिया है देन थैंक्स अ लॉट। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने को बहुत ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।